Hello everyone, welcome back to Lead Learning channel and today we will discuss about molecular basis of inheritance and उसमें आपको देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो मैंने डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाया था तो उसमें कुछ फीचर्स दिए होते हैं तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग दे रखी है द सेलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इट इज अ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड। ठीक है, इसके मतलब तो जो डीएनए होता है आपका तो वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उस स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, कितने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसा कि आपने 9th और 10th में देख रखा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो उसमें क्या क्या मिक्स होता है। उसमें होता है सुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, ये सब चीजों से मिलकर बना होता है क्या आपका डीएनए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट देखिए द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी इट इज अ मीन्स if one chain has the polarity 5' to 3' and the other has 3' to 5'। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट आपके 2 पॉइंट दे रखे, 2 आपकी चेन दे रखी होती है, एक इस साइड से एक इस साइड से। ठीक है, तो दो चेन दे रखी होती है, मतलब 2 से मिलकर बनी होती है पूरा डीएनए। ठीक है, तो 2 चेन से मिलकर बना होता है आपका डीएनए। तो 1 चेन जो होती है स्टार्टिंग जिसकी होती है तो 5' से अगर स्टार्ट हो रहा है तो फिनिश कहाँ पर होगा, 3' पे होगा। और जो सेकेंड वाला अगर 3' पे स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पर होगा, 5' पे। ठीक है, तो कैसी होती पोलैरिटी, एंटी पैरेलल होता है। कैसी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। कितना क्लियर हुआ, कैसा होगा, अगर स्टार्टिंग 5' से स्टार्टिंग हो रही है तो एंड कहाँ पर होगा, 3' पे, और अगर 3' से स्टार्टिंग हो रही है तो एंड कहाँ पर होगा, 5' पे। ठीक है, तो ऐसी 2 पोलैरिटी होती है जिसे एंटी पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। उसके बाद देखिए मतलब अपोजिट होगा, 5' to 3' पे एंड होगा, फिर 3' स्टार्टिंग सेकेंड वाला 3' से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा, 5' पे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 nm या फिर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसको देखिए तो मतलब जो एक बॉन्ड जैसे कि आपका जो डीएनए हेलिक्स मॉडल होता है वो ऐसे कई सारे बेसिस से मिलकर बना होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आपका होता है। ठीक है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4 nm। कितनी होती है, 3.4 nm। राइट, इतना क्लियर हुआ, कितना होता है, 3.4 nm। उसके बाद देखिए तो इसे पिच भी बोलते हैं, तो पिच के डिस्टेंस आपको पता चलेगी 3.4 nm होते हैं, मतलब नैनोमीटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच ट्विंस। अब इसको देखिए तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ पर मतलब इसके एक बीच की जो 3.4 nm है, इसके बीच में कितने बेस पेयर होता है, 10। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, कितने बेस पेयर होता है, 10। ठीक है, फिर उसके बाद the distance between a base pair in helix is approximately equal to 0.34 nm। अब जब इसके बीच आपके 10 लाइंस, मतलब लाइंस समझ सकते हैं, 10 अगर लाइंस यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे हम बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 10 बेस पेयर प्रेजेंट हो तो 1 और 2 के बीच में जो जितना डिस्टेंस है उसे वो कितना डिस्टेंस है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, जो ये बीच का डिस्टेंस है 1 साइड से सेकेंड साइड तक, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या बताया मैंने, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ये पिच हो गई जो जिसकी डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होती है। उसके बाद इस एक 1 पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब ईच 10 के बीच मतलब जैसे 1 2 है तो 1 और 2 बेस
बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। देखिए, वन लाइन से सेकंड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए वाज वेल स्टडीड बाय फ्रैंकलिन। ठीक है, तो जो इसका एनालिसिस केमिकल का जो मतलब केमिकल के द्वारा जो एनालिसिस किया था वो किसने किया था? फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने। ठीक है, क्या किया, किसने किया था? फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने केमिकल एनालिसिस में डीएनए की स्टडी करी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 पॉइंट, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अगर आप जो डीएनए है उसे आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो डीएनए जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। कैसे मेल्ट हो जाता है? ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन देखिए, आफ्टर कूलिंग ऑफ डीएनए इट अगेन रिफॉर्म्ड इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। मतलब जब आपने टेम्परेचर दिया तो वो मेल्ट हो गया। ठीक है, कितना टेम्परेचर था? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डीएनए को आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो वो मेल्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जब डीएनए का मतलब डीएनए जब कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो फिर वो अगेन अपने जो जैसा उसका स्ट्रक्चर था वो उसी स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। मतलब वो अगेन अपनी स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो इसे क्या बोलता है? रीफॉर्म्ड। मतलब अगेन जैसा था वैसा ही बन गया, तो इसको क्या बोलेगा? रीनेचुरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो दिस वाज स्टडी बाय जे मुर्मू। ठीक है, तो जो इस प्रोसेस को ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो किसने किया था? जे मुर्मू साइंटिस्ट ने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डीएनए आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो मेनली आपका जो डीएनए होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। बहुत ही छोटा सा डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए इज यूजुअली सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर टाइप का होता है। एंड इन यूकैरियोट मोस्ट ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड इन क्रोमैटिन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद इन यूकैरियोट, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो होते हैं उन्हीं से आपका डीएनए फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, डीएनए फॉर्म क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए पड़ा होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रोकैरियोट द जेनेटिक मटेरियल इज अ सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें उनके डीएनए में हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, बट विदाउट हिस्टोन। मतलब हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो विदाउट हिस्टोन होता है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती, दैट मीन्स एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अकर्स अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो मतलब जनरली भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्या होता है? डबल हेलिक्स। मतलब दो लाइनों से मिलकर बना होता है, भी बताया ना, ये 2 लाइनों से मिलकर बना होता है, तो ये 1 लाइन होगी, ये 1 लाइन होगी। लेकिन जो वायरसेस होते हैं, ये हो गए, हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ लिया कि वो डबल हेलिक्स होते हैं। ठीक है, डबल लाइन से मिलकर बना होता है डीएनए। लेकिन जो कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें कि केवल 1 लाइन से ही आपका डीएनए फॉर्म्ड हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। क्या बोलता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है कुछ में, ठीक है, वैसे तो आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ में डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसा? डबल हेलिक्स नहीं, सिंगल। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अकर्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी वायरसेस में प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हेल्ड सम प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज। तो डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, बट अगर हम प्रोटीन की बात करें तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इससे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। पी फॉर प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिव।
ठीक है, और डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नाउ वी आर कम ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज सेंट्रल डोगमा, ठीक है। क्या है? सेंट्रल डोगमा। अब इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा है फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन प्रपोज सेंट्रल डोगमा। तो जो वॉटसन एंड क्रिक थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये दिया था, क्या किसने क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो सबसे पहले जब डीएनए से डीएनए आपका फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद जब डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए जब फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट व्हेन एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड प्रोटीन टू दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। जब एमआरएनए मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन आपका फॉर्म्ड होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके फिर से अगर डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो रहा होता है तो ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से जब आपका प्रोटीन फॉर्म हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया? सेंट्रल डोगमा, जिससे किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन ने, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अब इसको जो एक्सप्लेन है डीएनए फॉर्म हो रहा, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी तक हमने उसके बारे में पढ़ा है डीएनए के, अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन एंड मॉलिक्यूलर वेट लो, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए a molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। तो कुछ में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कुछ में अभी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं कुछ उनमें हिस्टोन नहीं होता, ठीक है, और कुछ में हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या बताया गया कि मतलब जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, तो यही लिखा है जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाइज कुछ मैंने नोट कर रखा है, उसे देखिए। तो शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, तो जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही होती है, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही होती तब इसका तब ये इससे ही मतलब रेप्लिकेशन के प्रोसेस से ही आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया सेंट्रल डोगमा के प्रोसेस में, ठीक है। तो इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, कैसा होता है? केमिकली स्टेबल होता है और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट अ प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑल्सो कॉन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, ठीक है। जब थायमीन जो होता है, थायमीन के प्रेजेंस के कारण ये स्टेबल हो पाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने? थायमीन की प्रेजेंस के कारण ये स्टेबल हो पाता है, जबकि आरएनए में थायमीन नहीं प्रेजेंट होता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल, ठीक है। क्या आ जाता है? यूरेसिल। तो थायमीन की प्रेजेंस के कारण ये डीएनए जो होता है स्टेबिलिटी उसको मिल पाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बोथ डीएनए एंड आरएनए एबल टू म्यूटेट। मैंने अभी म्यूटेट का अभी पिछली वाली चैप्टर में पढ़ाया था कि म्यूटेशन क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो म्यूटेशन जो होता है अचानक से कुछ मतलब बॉडी में चेंजमेंट आ जाने को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों से ही इफेक्टेड हो सकता है, म्यूटेशन प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। डीएनए से भी हो सकती है और आरएनए से भी हो सकती है, ठीक है। ऑफ एक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, ठीक है। तो जैसे कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आपका डीएनए जाता है, ठीक है। तो डीएनए से मतलब जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहा होता है तो ये क्या होता है? स्लो होता है, जो डीएनए की प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, जबकि आरएनए जो होता है फास्टर होता है। कैसा होता है? फास्टर होता है, बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाता है इसकी प्रोसेस, ठीक है। जबकि डीएनए की जो प्रोसेस होती है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाने की, तो वो कैसी होती है? स्लो रेट होती है,
लेकिन स्टेबिलिटी किस में होती है, डीएनए में होती है, और अनस्टेबिलिटी किस में होती है, आरएनए में। तो वही लिखा हुआ है। तो आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। आरएनए अनस्टेबल है लेकिन कैसा है, फास्टर रेट है, ठीक है। वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ही फास्ट तरीके से जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अभी मैंने बताया जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जब अगर कोई पूछेगा कि प्रोटीन किससे फॉर्म होता है तो हम बताएंगे क्या, एमआरएनए, दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। इतना क्लियर हो, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए, डीएनए डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी एंजाइम का यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए जो जेनेटिक मटेरियल हम उतनी देर से पढ़ रहे हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये सब किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो किसने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे प्रूफ किया कि यही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ से जो थ्योरी है वो स्टार्ट होती है। तो द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर एंड प्रूवन, ठीक है। तो जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डिस्कवर किया गया एंड प्रूव किया गया कि यही एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद तो देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है, 1926 डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है का मैकेनिज्म जो था वो कब आया था, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल के बेस पे कब आया था, 1926 में, ठीक है। कब आया था, 1926 के बेस पे, और मैकेनिज्म दिया गया था, ठीक है। यही जेनेटिक मटेरियल के मतलब इसके बारे में डिटरमाइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे डीएनए को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपका ये देखिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखिए लिखा हुआ है, इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया, मतलब लंग्स डिसीज, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ठीक है। किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, कब, 1928 में, ठीक है। याद रखिएगा फिर से एक बार। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। किसमें किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ठीक है, जो कि लंग्स डिसीज क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्रोथ इन कल्चर प्लेट एंड हैविंग टू टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था, ठीक है, तो वो कितने जो उसको डिवाइड किया गया वो उसमें 2 टाइप के स्ट्रेन मिले, ठीक है। कौन कौन से, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, ठीक है। कौन कौन से, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन, एंड आर से रफ स्ट्रेन, ठीक है, इसलिए उसे एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले एस स्ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो स्मूथ साइनी कॉलोनी होती है, एंड सेकेंड पॉइंट है वायरुलेंट विच कॉजेज डिसीज। जो एस स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक है, डिसीज कॉज करता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, पैथोजेनिक, मतलब जब डिसीज क्रिएट करता है तो आवश्यक की पैथोजन होगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पैथोजन होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आर स्ट्रेन क्या होता है, दिस इज अ रफ कॉलोनी एंड नॉन वायरुलेंट मीन्स डिसीज कॉज नहीं करेगा, ठीक है। लिखा हुआ है विच डू नॉट कॉज डिसीज, मतलब डिसीज क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। और नॉन पैथोजेनिक होता है, उसमें पैथोजन नहीं होते हैं, ठीक है। जो मतलब पैथोजन एज जो भी डिसीज क्रिएट करता है उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसमें किया, माइस पे किया, ठीक है। किस पे किया, माइस पे। अभी बताया कि जो एस स्ट्रेन जो होता है वो डिसीज कॉज करता है, जबकि आर स्ट्रेन जो होता है वो डिसीज कॉज नहीं करता है, ठीक है। देखिए
जब उन्होंने एक माइस लिया और आर स्ट्रेन को एंटर कराया, इंजेक्टेड माइस, ठीक है, आर स्ट्रेन को जब उन्होंने माइस पे इंजेक्टेड किया तो जो माइस था वो लाइव रहा, मतलब जिंदा रहा, मरा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड, जब उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्टेड कराया माइस में तो माइस की जो होगी डेथ हो गई, ठीक है। पहले आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस जो है लाइव रहा, ठीक है। जब इस एस स्ट्रेन को एंटर कराया, मतलब इंजेक्टेड कराया, तो माइस जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि एस स्ट्रेन में ही तो मतलब एस स्ट्रेन जो होता है वो डिसीज कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जब एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड मतलब हीट करके डाला तो फिर इंजेक्टेड माइस जब हीट करके माइस में इंजेक्टेड किया तो माइस जो है लाइव रहा, ठीक है। मतलब जब किसी भी चीज को अगर हीट कर देते हैं तो उसके जो पैथोजेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने भी हीट करके एस स्ट्रेन को डाला तो फिर माइस जो है लाइव रहा। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, जब उन्होंने एस स्ट्रेन को भी हीट कर दिया और आर स्ट्रेन दोनों को ही हीट करके जब इंजेक्टेड किया माइस पे तो माइस की डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बट जो आरएनए मतलब जो डीएनए को प्रूव करना चाह रहे थे वो डीएनए को प्रूफ नहीं कर पाए, तो बाकी वाले जो मतलब जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी जो बात थी उन्होंने नहीं मानी, ठीक है। तो ऐसे ये रॉन्ग प्रूफ हो गए। देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, तो ही कंक्लूड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो उन्होंने बताया कि एस स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया वो डिसीज कॉज करता है और आर स्ट्रेन जो है वो डिसीज कॉज नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू द सिंथेसिस ऑफ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड एंड बिकम वायलेंट। उन्होंने बताया कि एस स्ट्रेन जो है वो कैसा है, मतलब हीट करके, वही सब लिखा हुआ है कि जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो हीट करा उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट कर दिया तो फिर जो माइस था वो उस पर इन्फेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन आर स्ट्रेन को जब और एस स्ट्रेन को दोनों को ही हीट करके डाल दिया तो फिर माइस की डेथ हो गई, ठीक है। तो इससे इन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रेन होता है वो कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, मतलब डिसीज कॉज करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि ये इजिली ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये जो एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसफॉर्मिंग का एक्सपेरिमेंट है जो कि ग्रिफिथ ने दिया था, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितना मैंने अभी इसका पिछले वीडियो में एक और वीडियो था पढ़ाया था जो कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसे नहीं देखेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।